हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो और मन लगाकर पढ़ रहे हो। आपने कल की क्लास में पढ़ा था बाल विकास का इंट्रोडक्शन कि बाल विकास आखिर है क्या। क्लियर। आज हम जानेंगे बाल विकास की परिभाषाएं, लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट का करते हैं रिवाइजेशन। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि बाल विकास यानी कि बालक का विकास। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बालक को इमेज कर सकते हैं कि हाँ, ये एक बालक है जो कि माता के गर्भ से विकसित होकर एक किशोर अवस्था तक जाएगा। क्लियर। क्योंकि हमें क्या करना है, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन करना है। ये बात आपने सोची। इसके साथ ही आपने ये देखा गर्भ अवस्था से शेषवावस्था आती है और शेषवावस्था से बाल्यावस्था आती है और उसके बाद किशोर अवस्था तक पहुंचा जाता है। डायरेक्ट हम वहां तक नहीं। उनके नाम आपको याद हो गए, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। क्लियर हो गया यहाँ तक। 17वीं शताब्दी तक बाल विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद कौन आए थे, कॉमेनियस आए थे और उनके बाद कौन आए थे, पेस्टालोजी आए थे। पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे अध्ययन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था कि इसे टिक मार्क कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ ये वो थे जिन्होंने प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था किसका, बाल विकास का। क्लियर है ये पॉइंट। 2 क्वेश्चन हो गए हैं कि बाल विकास का कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है, गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। दूसरा था पेस्टालोजी का, जिन्होंने 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था और प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन था बाल विकास के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने स्टैनली होल को पढ़ा था, जो कि 19वीं सदी में आए थे और वहीं से बाल विकास बहुत शानदार तरीके से विकसित हुआ है। तो स्टैनली होल को बाल विकास का जनक कहा जाता है। साथ ही इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, इन्होंने बहुत से काम किए हैं। जैसे इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, बाल सुधार गृह का निर्माण करवाया था, बाल आंदोलन की स्थापना की थी। ये सभी बिंदु आपको याद रखने हैं। आज इसी दिशा में हम कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपके सामने रखने वाले हैं। आप उन्हें समझिए और जो भी डर है आपको डेफिनेशंस को लेकर, उन्हें दूर करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमें मनोविज्ञान में ढेरों डेफिनेशंस देखने को मिलती है जिनसे हमें डर लगता है और हम सोचते हैं इसे कैसे अटेंड करेंगे। पहले डर दूर करते हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी के सिलेबस में 70 to 70/30 का रेशो चलता है। कैसे कि 70% यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन पर क्वेश्चंस बनते हैं और 30% ही वो तथ्यात्मक बातें पूछी जाती हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है, जैसे परिभाषाएं, ठीक है, या फिर किसी विशेष प्रपंच का नाम, जैसे हाँ ये गर्भावस्था है, इसके लिए कोई भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद ही रखने हैं। ऐसे बहुत से बिंदु जो केवल आपको याद रखने होते हैं वो 30% है और जो 70% है वो मटेरियल है जो आपको मतलब अप्लाइड करके देखना है। जैसे मैंने अभी एक बालक को आपको सोचने के लिए कहा था कि एक बालक को सोचिए कि ऐसा है, ऐसा उसका विकास हो रहा है, तो आपको 70% क्वेश्चंस के जवाब इसी प्रकार से देने हैं। तो यहाँ पर आपका माइंड गेम काम करेगा कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो कितनी फैली हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि आपको यहाँ 2 काम करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ रहे हो उसे अप्लाई करके पढ़ो, कि जो टॉपिक है उसे आप किस तरीके से समझोगे, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन वही रहता है। लैंग्वेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको उसका जवाब समझ में नहीं आता। तो आपको यहाँ पर पढ़ने के दौरान वो लैंग्वेज समझनी है, वो छोटे छोटे बिंदु पकड़ने हैं जिससे आप किसी भी मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन की पकड़ कर सकें और उसे सॉल्व कर सकें। बची इन 30% की बात, उसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर की ये डेफिनेशन रहती है, मतलब 2 डेफिनेशन आप मान के चलें कि क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगी। तो इतने छोटे काम के लिए आप इतना बड़ा काम क्यों हो रहे हैं। कहने का अर्थ है अपने अंदर से एक डर निकालिए। जो डेफिनेशन आनी होगी, जैसे आनी होगी वो आएगी और आप उसे शायद अटेंड भी कर सकें। क्यों कर सकेंगे,
अगर आप उसके लिए स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाए, उसमें से देखा कि कौन सी डेफिनेशन पूछी गई है, मैं उन्हीं को तैयार करूं। उसके बाद कौन सा विद्वान पढ़ाते हुए कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं उसी को तैयार करूं। मुझे 10 डेफिनेशन एक पॉइंट के लिए तैयार नहीं करनी है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्टडी को कैसे स्मार्ट बनाते हैं। आज मैंने भी कुछ यहाँ पर आपके लिए स्मार्ट वर्क किया है और आप भी करें, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होने लगेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि आज से आप यहाँ जो भी पढ़ोगे उसे अप्लाइड करके समझना, बिंदुओं को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझना, आप बहुत अच्छा फील करेंगे मनोविज्ञान में। चलो ये बात आपको क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की परिभाषाएं। मैंने यहाँ मात्र 3 परिभाषाएं लिखी हैं और ये तीनों परिभाषाएं मैंने आपके पुराने पेपर्स की एनालिसिस करके पाई हैं कि हाँ ये मोस्ट है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बहुत से साइंटिस्ट की परिभाषाएं वहाँ पर अवेलेबल है, जैसे मारिया मोंटेसरी की है, फोबेल की है, और भी बहुत से हैं जिनकी वहाँ उपस्थित है। लेकिन आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण है ये आपको वहां से छांटना होता है। मैंने भी आज आपके लिए उसी प्रकार का कार्य करते हुए ये परिभाषाएं यहाँ पर अब परिभाषाएं छांट ली। अब ऐसे करते करते तो बहुत सारी परिभाषाएं हो जाएंगी हमारे पास हर एक टॉपिक के लिए। कैसे हमें उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद रखना है और कैसे उन्हें याद रखते हुए हम उसका एग्जाम में उपयोग करें, क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं वो टेक्निक भी। यहाँ पर 3 परिभाषाएं हैं, पहली है बर्क की, दूसरी है क्रो एंड क्रो की एंड तीसरी है जेम्स एंड ड्रेवर की। क्लियर। पहली परिभाषा पे गौर करते हैं, बर्क। ठीक है, इन्होंने कहा है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। क्लियर है। क्रो एंड क्रो, गर्भ काल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। जेम्स ड्रेवर ये कहते हैं जन्म से परिपक्व अवस्था तक। एक बात बताइए, कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था बाल विकास गर्भ अवस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन होता है। क्लियर है। क्या आपको इन तीनों परिभाषाओं में वैसे ही कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं? तीनों में उन्हीं शब्दों की प्रायोरिटी दिखाई दे रही है? आप कहेंगे यस। तो हमें हमेशा अपने माइंड का यूज करना है। बर्क की बात को हमने देखा, तो बर्क कह रहे हैं जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। कि जन्म पूर्व मतलब गर्भ अवस्था, कल मैंने 3 शब्द दिए थे आपको कि गर्भ अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। उनमें से एक शब्द ले लिया है इन्होंने, जन्म पूर्व अवस्था। तो गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था। यहाँ पर जो डेफिनेशंस होती हैं इनको हमें एज इट इज याद रखना होता है। आगे पीछे के वर्ड्स हटा दीजिए, जो मेन शब्द होते हैं जिस भी वैज्ञानिक ने कहे हैं उन्हें हमें वैसे ही ध्यान में रखना होता है। तो बर्क कहते हैं जन्म पूर्व, तो हमें इसे जन्म पूर्व ही याद रखना है। अब इसे हम कैसे याद रखें कि ये बर्क ने कहा है? एक शब्द पे नोटिस कीजिए, बर्क में आधा रे ऊपर की ओर है, जन्म पूर्व, पूर्व में आधा रे ऊपर की तरफ है। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है कि हाँ इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, तो हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे तो आपको वो बातें याद रहने लगेगी। बात तो हमें याद हो गई कि बाल विकास की परिभाषाएं हैं तीनों में। ठीक है, बात तो हमें ये समझ में आ गई कि बाल विकास की जो डेफिनेशन है कि गर्भ अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक वही इन तीनों में लिखी गई है। लेकिन तीनों में किसकी कौन सी है, इसे याद कैसे रखा जाए? तो हमने यहाँ ट्रिक लगाई है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। तो जन्म पूर्व का रे और बर्क का रे सिमिलर है, इसीलिए हम इसे आसानी से पहचान जाएंगे कि ये बर्क के द्वारा दी गई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा है गर्भ काल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। क्रो एंड क्रो 2 बार कह है। यहाँ पर देखिए गर्भ काल, काल में भी कह है और किशोर अवस्था में भी कह है। तो हमने ये तय किया कि ये डेफिनेशन किसकी होगी? क्रो एंड क्रो की। इसके आगे क्या बोला गया था, पीछे क्या बोला गया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है इनका ये मेन सेंटेंस लाइन। जैसे इसमें लिखा गया होगा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भ काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उन शब्दों से हमें कोई मतलब नहीं होता,
हमें मतलब होता है मेन सेंटेंस से, और उसमें ही क्या कहा गया है, गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। ये भी वही बात कह रहा है। तो इन दोनों डेफिनेशन पर ही कौन आधारित है, बाल विकास। क्लियर हो गया। तीसरा एक और साइंटिस्ट हैं जेम्स ड्रेवर। ये दोनों डेफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, हद तोड़ अगर कई बार पूछी गई हैं तो यही पूछी गई हैं, इसका बहुत इनके मुकाबले कम महत्व है। क्लियर। तो अब जेम्स ड्रेवर की देखते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं जन्म से परिपक्व अवस्था तक, जन्म से बोला है इन्होंने, मतलब गर्भ में नहीं है बालक, जन्म हो चुका है उसका, तो जन्म से परिपक्व अवस्था तक। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए जेम्स, जेम्स खाने की टॉफी भी होती है, आप लोगों ने भी सुना होगा, खाई भी होगी। ठीक है, तो जेम्स बच्चा पैदा होने के बाद ही खा सकता है, गर्भ में नहीं खा सकता। तो इसे आप इस तरीके से रिलेट करके देखें कि हाँ, जेम्स टॉफी है जिसे जन्म के बाद खाया जाए, मतलब जन्म से खाया जा सकता है परिपक्व अवस्था तक। तो आप इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। हमें केवल इतना क्लियर करना है कि हम इसे आसान कैसे बनाएं। तो अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, आपको बहुत कम बातें याद रखनी होगी, ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए कहा है। क्लियर हो गया। कल की लाइन आज फिर से काम आ गई है, गर्भ अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक, और उसी के नाम थे ये, वही काम आ रहे हैं। जन्म पूर्व, गर्भकाल, प्रसव पूर्व, इन्हीं के आधार पर हमने डेफिनेशन तैयार कर ली। शॉर्ट ट्रिक्स भी इनमें हल्की फुल्की लगा ली है, जिससे कि हम पहचान जाए कौन किसने कहा है। 3 ही डेफिनेशंस लाए हैं, ज्यादा डेफिनेशंस हमने यहाँ लिखी नहीं है, इंपॉर्टेंट है तीनों, और तीनों को हमने समझ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, जो भी बुक, जो भी नोट्स आप लोगों के पास है, उनमें भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। वो हो सकता है जो मैंने लिखा है उससे डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हो, लेकिन ये कैसे भी लिखे जाए, इनके कहने का अर्थ समान ही होता है। आप ये मत सोचिए कि मेरी नोटबुक में अलग प्रकार से लिखा है, आपने कुछ अलग प्रकार से लिखा है, ये चीजें आपको अब छोड़ देनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इनके मतलब को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहला ही हमारे पास आता है सतत विकास का सिद्धांत, जिसे निरंतर विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी कि आप जिस किसी टॉपिक को पढ़ो, पहले उसके नाम पर फोकस करो, और उसे समझते हुए उसकी थ्योरी पहले खुद सोचो, और फिर जो सामने लिखी है उसे पढ़। जैसा कि हमारे सामने यहाँ लिखा है, सतत विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। सतत का अर्थ होता है लगातार चलने वाला, निरंतर का भी अर्थ होता है लगातार चलने वाला, मतलब ये किसी ना किसी ऐसे बिंदु की बात कर रहे हैं जो लगातार चलने वाला है, और वो बिंदु कौन है, विकास। कि विकास क्या है, जो लगातार चलता रहता है, अविराम रूप से चलता रहता है। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बालक है उसका विकास माता के गर्भ में आने से स्टार्ट हो जाता है, और गर्भ अवस्था लगातार चलते हुए अपनी सारी अवस्थाओं को पार करते हुए जब तक मृत्यु पर्यंत ना हो जाए, मतलब मृत्यु तक वो विकास चलता रहता है। जो विकास है वो गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक लगातार चलता रहता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमने कुछ याद नहीं किया है, बस आपको इस पर जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाए कि विकास का ये नियम मैंने पढ़ा था, उसका अर्थ ये है, और इस पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। कि सतत और निरंतर मतलब लगातार चलने वाला विकास। क्लियर। सेकंड नियम हमारा आता है अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। अवस्थाओं में, तो अवस्थाएं मैंने कल आपको 4 बताई थी, 4 नाम कहे थे कि आप इन्हें याद कीजिए, ये नाम ही पूरे चैप्टर में चलेंगे, पूरी यूनिट में चलेंगे। तो देखिए, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और परिपक्व अवस्था। तो अवस्थाओं में गति मतलब इनमें गति की बात की जा रही है। भिन्नता का सिद्धांत कि ये जो अवस्थाएं हैं, इसमें जो विकास की गति होती है उनमें भिन्नता पाई जाती है। ये सच भी है कि कैसे गर्भावस्था में विकास होता है, शेषवावस्था में विकास होता है, बहुत अच्छा होता है। कि जब बालक शेषवावस्था में होता है तो उसका बहुत अच्छा विकास होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी, बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है।
जबकि जो बाल्यावस्था होती है उसमें आप पाएंगे कि बालक की जो शारीरिक विकास है वो भी थोड़ा धीमा होता है, मानसिक विकास जो ऑलरेडी हो चुका है उसी को हल्का हल्का बढ़ते हुए बाल्यावस्था चलती है। और जैसे ही वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है उसका विकास फिर से तीव्र होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो या फिर आप कहें सामाजिक हो, वो हर एक विकास से क्या होता है बहुत आगे निकल जाता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब किसी लड़का या लड़की को आप देखते हैं वो पहले अलग दिख रहे थे और जैसे ही वो परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ते हैं उनका जो रहन सहन होता है या फिर आप कहें कि उनकी जो ऊब-लाक होती है, जो लंबाई वगैरह होती है, जो उनका शक्ल वगैरह होती है, आपको चेंज लगने लगती है, बहुत अधिक बदलाव उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये वही विकास की गति है। 2 सिद्धांत हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत यहाँ आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की क्या है? एक दिशा बताई गई है कि विकास ऐसे ही नहीं कि गर्भावस्था से स्टार्ट हुआ और मृत्यु पर्यंत तक चल रहा है, उसकी एक दिशा भी होती है। जैसे एक बालक को हम सोचते हैं, एक बालक को हम इस तरीके से मान लेते हैं कि एक बालक है। अब इसमें कहा गया है कि जो विकास होता है वो सिर से प्रारंभ होकर धड़ से होता हुआ पैर की दिशा में जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो मस्कोद आप कह सकते हैं कि वो मस्काधोमुखी होता है, यानी मस्तक से प्रारंभ होकर सिर की ओर जाता है। इसी सिद्धांत को सिर से पैर की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ये नाम, मस्काधोमुखी विकास। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि विकास जो है वो सिर से प्रारंभ होकर धड़ से होता हुआ पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की दिशा बताइए, तो आपको बताना है कि वो सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर जाता है। तो ये क्वेश्चन आप अटेंड आसानी से कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आता है हमारा केंद्र से दूर की ओर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में आपसे ये कहा गया है कि जो विकास होता है वो पहले केंद्र में होता है और उसके बाद वो क्या होता है बाह्य दिशाओं में होता है। तो केंद्र में क्या होती है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होता है और जो भुजा वगैरह होती है उनका विकास बाद में होता है। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र से दूर का सिद्धांत मतलब बालक में पहले क्या विकसित हो रहा है कि रीढ़ की हड्डी विकसित हो रही है या भुजाएं विकसित हो रही हैं, क्या मतलब घुमा फिरा के इसी को एक लाइन के रूप में आपको रख दिया जाएगा और इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। केंद्र से दूर की ओर जो सिद्धांत है इस सिद्धांत पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये समझना है आपको इसे कैसे भी पूछा जा सकता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब आप मनुष्य जाति में किसी को भी देख लीजिए उसका विकास समान रूप से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जा रहा है कि पहले हमारा पूरा अंग गति करता है और उसके बाद उस अंग के भाग गति करते हैं और फिर पूरा समान रूप से गति होती है। जैसे किसी बालक को एक खिलौने पकड़ने के लिए कहा जाए तो पहले वो पूरे हाथ को मारता है, ठीक है, और जैसे ही कुछ समय के बाद वो अपने हाथ के पंजों को मारने लगता है और उसके बाद अंगुलियों को मारने लगता है और बहुत समय के बाद वो पूरा हाथ, पंजा और अंगुली के माध्यम से उसे पकड़ने लगता है। तो ये क्या है एकीकरण है। ठीक है, तो एक साथ ऐसा नहीं है कि पहले अंगुलियां काम करने लग गई और हाथ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहले हाथ काम करेगा उसके बाद पंजा फिर अंगुलियां काम करती हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि वो एकीकृत होके चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। आप लोगों ने भी देखा होगा जब बालक हमारे सामने रहता है तो हम उसके लिए कह देते हैं कि ये हष्ट-पुष्ट है, अच्छा दिख रहा है, आगे चल के ये पुलिस में जाएगा। या फिर हम किसी की भी गतिविधि को देखकर, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, डॉक्टर सेट ले रखा है, कानों में लगा रखा है और डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं तो क्या बोल देते हैं ये बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक बात यहाँ पे याद ध्यान रखनी है कि
नेक्स्ट हमारा विकास का सिद्धांत आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जो भी विकास का कर्म है या जो भी विकास के दौरान होता है वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि आप मान लें गर्भावस्था है तो बाद में शेषवावस्था आएगी, शेषवावस्था है तो बाल्यावस्था आएगी और बाल्यावस्था है तो परिपक्व अवस्था आएगी। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। एक को आप ऐसे नहीं कह सकते कि डायरेक्ट परिपक्व अवस्था आ गई मैं उसका अध्ययन कर लेता हूँ, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और इसी सीक्वेंस में मैं आज फिर से आपको 4 शब्द दे रही हूँ। इन 4 शब्दों को भी इस यूनिट में उतना ही महत्व मिलेगा जितना कि उन चारों अवस्थाओं को मिला था। उनमें से शब्द हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। आता है अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को पता है कि जो शिशु होते हैं उनमें सिर का विकास पहले हो जाता है, वो उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है और फिर उसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो लेटा रहता है, उसे ज़्यादा क्रियाएं नहीं आती हैं, फिर धीरे धीरे उसे करवट लेना आता है, उल्टा होना आता है, उसके बाद वो सिर को उठाता है, उसके बाद वो हाथों के सहारे से धड़ को उठाता है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत पैरों को उठाते हुए बैठने लगता है। उसके बाद बैठने लगने के बाद वो क्या करता है, पकड़ के खड़ा होता है और पकड़ के जब खड़ा हो जाता है उसके बाद वो चलने लगता है। मतलब हर एक काम धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ते हैं। उसमें सबसे अधिक पहले विकास किसका होता है, सिर का होता है और बाद में नीचे के पोर्शन का विकास होता रहता है। तो अंगों की गति में भी भिन्नता का सिद्धांत देखने को मिलता है। हो गया, भिन्नता हो गई, पहले सिर का हुआ है बाद में पैर का होगा। तो मैंने आज आपको ये 9 सिद्धांत समझा दिए हैं, आगे के हम कल समझेंगे, लेकिन फिलहाल इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आपको इनका सिर्फ मतलब समझना है, इनको अप्लाई करके पढ़ना है। जैसे पहला ही था सतत निरंतर, मतलब लगातार हो रहा है। अवस्थाओं में गति की भिन्नता, मतलब जो भी अवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग प्रकार से विकास होता है। विकास की दिशा, मतलब उसमें भी एक दिशा पाई जाएगी, कौन सी है वो दिशा, मस्कोद्मुखी होती है, तो वो हमें याद रखनी है। केंद्र से दूर, कि पहले केंद्र का विकास होगा उसके बाद दूर का विकास होगा। समान प्रतिमान की एक समान ही रहते हैं। एकीकरण मतलब सबको साथ लेकर चलना है, इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। विकास की भविष्यवाणी, हाँ भाई बड़े बूढ़े करते आए हैं, हम भी कर लेते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इन सभी में संबंध पाया जाता है। अंगों की गति एक जैसी नहीं है, सब में अलग अलग प्रकार की है। तो ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं, बस हम इसे बड़ा बना लेते हैं कि हाँ मुझे आता नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मैं इसे समझ नहीं सकता। एक बार इसे टाइम देके देखिए, एक बार इसे समझ के देखिए, ये आपको सबसे अच्छी लगेगी और आप कहेंगे कि कितना मजा आ रहा है। जैसे आप रीजनिंग और मैथ सॉल्व कर रहे हो वैसा ही मजा आपको साइकोलॉजी में भी आने लगेगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और रेगुलर क्लासेस में बने रहिए। आपको यहाँ पर पूरी साइकोलॉजी पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। ऑल द बेस्ट।